और मेरा शुरू से था कि जितनी भी लड़कियां थी हमारे हॉस्टल की, उस टाइम लड़के भी बहुत परेशान किया करते थे। तो मेरा तो नेचर आज भी है, मेरा हाथ उठ जाता है अगर कोई किसी लड़की पे कोई अत्याचार करता है, तो ऐसे में कई बार हाथ भी उठा चुकी हूँ। नमस्कार, सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं एक ऐसी खास मेहमान से जिनका नाम है अनुराधा श्रीवास्तव, जो साइनांजलि समिति की अध्यक्ष हैं, साथ ही लायंस क्लब की फाउंडर मेंबर हैं। इनके द्वारा कई ऐसे सामाजिक कार्य लगातार कई वर्षों से किए जा रहे हैं, चाहे वो जागरूकता को लेकर हो, चाहे एजुकेशन अवेयरनेस को लेकर हो, चाहे गंभीर बीमारियों को लेकर हो। समय समय पर इनके द्वारा और इनकी समिति के द्वारा कई ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए गए। वर्तमान में कोरोना महामारी का प्रकोप हमारे देश में है, उसके साथ साथ रीवा जिले में भी है। तो कोरोना को लेकर भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। जब कोरोना का प्रकोप पहली बार भारत में आया था, उस समय शुरुआती दौर में इनके द्वारा कोरोना संक्रमितों के लिए खास तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, उनको फूड उपलब्ध कराए गए। साथ ही जो आने जाने वाले यात्री थे, उस समय जो पलायन की उस स्थिति थी, उस समय भी इनके द्वारा लगातार उनके लिए काम किए गए। इनकी समिति के द्वारा जो समिति के मेंबर थे, वो जगह जगह जाके लोगों को खाना उपलब्ध कराते थे, पानी उपलब्ध कराते थे और कई सारी चीज़ें मुहैया कराते थे। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अनुराधा श्रीवास्तव जी का। नमस्कार सर। MP लाइव न्यूज़ से मैं आपका स्वागत करती हूँ और सभी को मेरा नमस्कार है। चूँकि आप लायंस क्लब की फाउंडर मेंबर रही हैं लगातार कई क्लबों में, और कई ऐसे संस्थान थे जिसमें आप बड़े पदों में रही हैं। आपकी खुद की एक समिति है, साइनांजलि समिति है, और आप विद्या शिल्प एकेडमी की डायरेक्टर भी हैं। तो लगातार इतने कई सारे पदों को कैसे संभाल लेती हैं? प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जिसकी जहाँ प्रायोरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि समय का मैनेजमेंट आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो जैसे जहाँ पे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर उस चीज़ को अगर अच्छे से कर लिया जाए तो अच्छे से मैनेज हो जाता है। क्योंकि आप एक बड़ी सोशल वर्कर हैं, और चूँकि सोशल वर्कर कहने में तो आसान है, लेकिन उसको निभाने में, उनके दायित्वों को पूरा करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो कैसे ये सारी चीज़ें करती हैं आप? हाँ, चैलेंज एक्सेप्ट करना तो मेरी शुरू से आदत थी और आज भी बरकरार है। कभी फ़ायदा हो जाता है तो कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी सुनने को भी मिल जाता है, कभी मार्गदर्शन मिल जाता है, कभी आशीर्वाद तो चलता रहता है, ज़िंदगी है। और जो आपने पूछा कि कैसे ये मैनेज करते हैं हम लोग इन सब चीज़ों को, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे लायंस क्लब के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, आपके भारत विकास परिषद के साथ भी जुड़ी हूँ, तो सबके प्रोग्राम कहीं ना कहीं क्लैश करते हैं। तो उनको हम लोग एक प्रोग्राम के तहत बना के फिर उसको पूरी तरीके से मैनेज करके फिर उसको हम लोग कर लेते हैं। और तकलीफ़ तो होती है सर, कहीं ना कहीं दिक्कत जाती है, लेकिन हमारी जो टीम है, जो हमारे स्कूल की टीम है, हमारे जो साइनांजलि समिति की टीम है, वो सब हम लोगों को सहयोग करती है। दूसरे हम लोग बाहर भी जिन लोगों के साथ काम करते हैं, वो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता बनने के पीछे की क्या पृष्ठभूमि है, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कैसे आपने इतना बड़ा सफ़र तय किया, कहाँ से शुरुआत हुई, कब आपको लगा कि मुझे सोशल वर्कर ही बनना है, समाज की सेवा ही करनी है? देखिए, सब बाय बर्थ होता है, आपके नेचर में ही होता है कि आप क्या करना चाहते हैं शुरू से ही, और बचपन से ही हमारा रहा है। कभी कभी आपको कोई प्रेरणा दे के जाता है। हमारे पापा फूड इंस्पेक्टर थे, तो उनको देखा करती थी, जैसे किसी की शादियां होती थी तो पापा का काम था कि उन जगह पे दूध पहुंचाना, क्योंकि पापा के उसमें यही रहता था। तो पापा उन लोगों को, जो गरीब बच्चियां रहती थी, उनकी शादी में कभी दूध से हेल्प, कहीं दही से हेल्प, तो कहीं पैसों से हेल्प पापा जी किया करते थे। वो देखते देखते धीरे धीरे कब हमारे अंदर आ गया समझ ही नहीं आया हमको। तो जब भी हम कभी कोई ऐसा काम करते तो पहले तो जब कॉलेज में थे, तो कॉलेज में भी मेरा शुरू से ही रहा कि जैसे रंगोली कंपटीशन हो गया, डांस कंपटीशन हो गया, इन सब चीज़ों में मेरा शुरू से ही कल्चरल में इंटरेस्ट था।
और जो टीचर्स आज भी हैं तो मुझे बहुत पसंद करते, क्योंकि मैंने होम साइंस सब्जेक्ट था मेरा, न्यूट्रिशन से MHSC किया था। तो हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने भी हमें काफ़ी मोटिवेट किया। कहीं पे भी ऐसे कोई काम करते थे तो उन्हें मुझे आगे कर देते थे, तो उससे चलते चलते धीरे धीरे वो हमारा रुझान उस तरफ बनते चला गया। जैसा आपने बताया कि कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ आपका काफ़ी रुझान था शुरू से, जब आप शिक्षा दीक्षा ले रही हाँ, थी। GDC में मैंने बहुत बड़ी रंगोली बनाई थी। जैसा ये रूम है इससे बड़ी, और उस समय भार्गव सर प्रिंसिपल थे। तो रात में 10 बजे तक मैंने अकेले वो रंगोली बनाई थी, और सर ने मुझे और पूरा स्टाफ बैठा था। तो वो भी एक अपने आप में एक अद्भुत काम था मेरे लिए। कॉलेज में जब मैं MHSC प्रीवियस में थी तब मैंने बहुत बड़ी रंगोली बनाई थी। उसके बाद फिर बनती गई, लड़कियां और भी बनाती गई, आगे देख देख करके प्रेरित होती रहते हैं सब। तो तब भी मैंने काम किया था, और मेरा शुरू से था कि जितनी भी लड़कियां थी हमारे हॉस्टल की, उस टाइम लड़के भी बहुत परेशान किया करते थे। तो मेरा तो नेचर आज भी है, मेरा हाथ उठ जाता है अगर कोई किसी लड़की पे कोई अत्याचार करता है, तो ऐसे में कई बार हाथ भी उठा चुकी हूँ जी। चूँकि आपने बताया कि मेरा कल्चरल एक्टिविटीज़ से शुरू से रुझान था, और उसका एक बहुत बड़ा रूप अभी रीवा शहर में देखने को मिल रहा है, जो अभी रिसेंट में फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया है। उसमें आपके माध्यम से, आपकी समिति के माध्यम से बहुत सुंदर मनमोहक रंगोली बनाई गई है, और अगर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, कई सुंदर सुंदर स्मृतियाँ बनाई गई हैं। तो ये कैसे आपने किया इतना बड़ा काम? ये इतने बड़े काम के लिए मैं सबसे पहले सभी के सामने बोलूँगी कि हमारे जो कलेक्टर सर हैं उनकी वजह से ही मुझे ये काम करने की प्रेरणा मिली है। एक्चुअली उन्होंने मुझे एक ऐसी लेडी को चैलेंज दे दिया, और पता नहीं कैसे उन्होंने पहचाना, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि ये आप कर लीजिए काम, और मुझे लगा कि किसी ने ऐसे कहा है तो उस चीज़ को हमको अच्छे से प्रूफ करके देना है। और स्वच्छता को लेकर के ही काम कर रहे थे सर। काफ़ी उन्होंने पूरे शहर में देखा होगा आप लोगों ने, स्वच्छता को लेकर के रियली में अगर कोई कहा जाए तो स्वच्छता को लेकर रियल में काम कर रहे हैं सर। और मैं तो उन्हें बहुत करीब से देख रही हूँ कि जहाँ जहाँ जैसे काम करवा रहे हैं सर, सबकी हेल्प लेकर के, सबको एक साथ जोड़ करके, सारी संस्थाओं को, सारे व्यापारियों को, सबको, इवन उन्होंने कॉलेज के बच्चों और स्कूल के बच्चों को भी छोड़ा इसके लिए कि सब जागरूक हों। तो जिस तरह से वो स्वच्छता का काम करा रहे हैं उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस, और मुझे लगा कि अगर मुझे इतना कुछ करने को मिला है तो मैं बहुत अच्छा करूँ। सर ने पहले ही बोल दिया था कि आपको भगवान के कोई चित्र नहीं बनाने हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि लोग थूकते हैं उस पर, और कोई भी आपत्तिजनक ऐसे कोई चित्र नहीं होने चाहिए जो लेडी के हों या इस टाइप के हों, ताकि दीवारों पे हम वो चीज़ नहीं कर पाएँ जो समाज को अच्छी नहीं लगती है। तो सर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं इस काम को करती चली गई। और सबसे पहले तो अगर इस काम के लिए अगर मैं किसी को धन्यवाद देती हूँ या कुछ करती हूँ तो वो कलेक्टर सर। इतना अच्छा काम किया, जो आपने चित्र बनाए वो बड़े मनमोहक हैं और बड़े आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं। और हमने देखा है कि अभी जो लोग गुजरते हैं, आज के जो युवा लोग हैं, चाहे लड़के और लड़कियां, मैंने देखा काफ़ी उन्होंने सेल्फी पॉइंट में जाके सेल्फी खिंचवाई है, और एक ट्रेंड सा बन रहा है, और एक सेल्फी पॉइंट एक जगह लोकेट हो गई है। तो कई लोगों ने फ़ोन किया होगा, अप्रिशिएट किया होगा कि बहुत अच्छा काम किया। हाँ सर, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया जिनको पता था। कुछ लोगों को तो ये पता भी था कि ये नगर निगम से काम हो रहा है, क्योंकि जल्दी सब चीज़ें पता नहीं होती हैं सबको। पर जो पर्सनली मुझे देख रहे थे सिरमौर चौराहा के नीचे काम करते हुए, तो उन्होंने फिर देख करके हमेशा अप्रिशिएट किया कि आप अच्छा कर रहे हैं। गाड़ी खड़ी देख करके लोग रुक भी जाते हैं, क्योंकि मुझे जानते हैं कई सालों से मैं काम कर रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक भी उस फ्लाईओवर के नीचे रहकर मैंने काम कराया है, और मुझे कहीं डर नहीं लगा। और या यूँ कहो कि मैं स्ट्रॉन्ग भी बहुत हूँ। तो पूरी रात भी मैंने 2-3 दिन तो पूरी रात भी काम किया, लेकिन कलेक्टर सर के हमेशा हेल्प मिलती रही मुझे, जहाँ कहीं जैसे भी हो। वो एक फ़ोन पर ही मुझे हर चीज़ चाहे वो प्रोवाइड हुआ है। तो मैं कलेक्टर सर को इस चीज़ के लिए तो पूरा श्रेय मैं कलेक्टर सर को ही देती हूँ, इस काम के लिए। तो इस काम के लिए कलेक्टर सर को आपने श्रेय दिया है। दूसरी बड़ी बात, आप अपने अकाउंट में, फेसबुक अकाउंट में आपने पोस्ट किया है कि कुछ लोग जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और कह रहे थे कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, और आपने काम करके दिखाया है, और आपने कहा कि हाँ, मुझे अपने आप में गर्व है। क्या है इसके पीछे की कहानी? कौन आपको अंडर एस्टिमेट कर है? कुछ लोग हैं, जैसे मैंने उनसे कहा कि मुझे इस काम में इंटरेस्ट है, मुझे इसमें करना है, अगर मुझे आप थोड़ा सा इसको अपने अंडर काम करने देंगे तो मैं कर पाऊँगी।
तो मतलब कि एज ए लेडी उनको लगता है ये कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। जनरली लोग जितने भी जेंट्स होते हैं वो लेडीज़ को अंडर एस्टिमेट कर ही देते हैं। और मुझे भी ऐसे ही कुछ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने मुझसे कहा तुम क्या करोगी, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं है, तुम्हारे बस का काम नहीं है। वो मुझे कहीं ना कहीं वो बात अंदर लग गई और मैंने कहा मैं करूँगी। फिर मैंने आपको बताऊँ तो मैंने 2-3 महीने पहले अपना कॉन्ट्रैक्टरशिप का भी हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और अगर आगे बढ़ती रही इसी तरह काम करती रही तो मैं रोड का ठेका लेना चाहूँगी। वो चाहे भले 2-3 मीटर रोड का ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उसको करूँगी ज़रूर। क्यों रोड पे इतना, क्यों आप वो चैलेंज की बड़ी बात है और आप चैलेंज को एक्सेप्ट भी करती हैं और हमेशा टास्क लेती रहती हैं। अगर कोई इनको टास्क देता है तो टास्क को एक्सेप्ट भी करती हैं और उसको एक चैलेंज के रूप में लेती हैं और उसको डन करके देती हैं 100% अब ईमानदारी के साथ अपना। हमारे स्कूल में हम लोगों ने बच्चों को भी समाज सेवा से जोड़ने के लिए हमने लेकिन आपने एक स्कीम चलाई है अपने स्कूल में जो विद्या शिल्प एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल है आपकी, जिसके आप डायरेक्टर हैं। आपने यहाँ पे एक योजना चलाई है कि जो बच्चियाँ हैं जिनके पिता नहीं हैं तो 8वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क देने का आपने ऐलान किया है। क्या है इसके पीछे की कहानी, ऐसा विचार कैसे आया आपके मन? एक पुरानी बात है, मतलब 5 से 5-6 साल पहले जब मेरा बचपन स्कूल था तब किसी एक बच्ची के फादर की डेथ हो गई थी। तो मैंने फिर उनकी पूरी फ़ीस माफ़ कर दी थी, लेकिन उनसे ये भी कहा था कि आप 8 से 12 तक की पूरी फ़ीस आपकी माफ़ कर दूँगी। लेकिन फिर उसके बाद उसने 2 साल पढ़ने के बाद 10th के बाद फिर उसको वो लगा कि वो CBSE कर सकती है, जबकि फादर नहीं थे। तो फिर वो CBSE स्कूल में चली गई। तो हमने फिर उसको ज़्यादा नहीं रोका क्योंकि सब बच्चों का अपना ही निर्णय होता है, अपना भविष्य। कुछ 2 साल तक तो मैंने उसको फ्री पढ़ाया, तो इसके बाद फिर वो चली गई थी। और आज ये 6-7 सालों से मैं इस योजना को कर रही हूँ, लेकिन अभी तक बच्चे बहुत कम आते हैं। या यूँ कहो मैं तो सब में डालती हूँ, मेरे फेसबुक पोस्ट में भी पड़ा है ये 8 तक का। अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि फेसबुक में मैंने ये चीज़ डाली है कि जिन बच्चों के फादर नहीं हैं और वो नीडी हैं, तो 8 से लेकर के 12 तक के बच्चों को मैं फ्री एजुकेशन दूंगी, बालिकाओं को ख़ास तौर से। और समाज सेवा से जोड़ते हुए अगर आजकल देखेंगे तो कलेक्टर सर भी इस ग्रुप को बहुत पसंद करते हैं। हमारे स्कूल के बच्चों का ही है पैडल पैंथर, तो इस ग्रुप के बारे में आप ज़रूर देखिएगा। इंस्टा पे सब जगह पैडल पैंथर ग्रुप की ये लीडर हैं, इन्होंने इस पैडल पैंथर ग्रुप को लीड किया है। और शहर में ये पैडल पैंथर टीम, इन्होंने भी स्टार्टिंग में जो कुछ पिलर्स थे वो पैडल पैंथर यू आर हेयर करके एक पैडल पैंथर ने पूरा टीम बनाया था। तो कलेक्टर सर ने उसको बोला कि नहीं, ये सिर्फ बच्चे नहीं करेंगे यहाँ पर काम, इनको सिर्फ जो पेड कर्मचारी हैं उनसे ही करवाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने नहीं कराया उसको। लेकिन शहर में कलेक्टर सर ने सारे स्कूल वालों को एक चैलेंज दिया था कि जो सबसे गंदा पार्क होगा इस शहर का उसको आपको चुनना है। स्कूल वालों को टारगेट दिया था और जो सबसे अच्छा साफ़ करके उसमें अपने अपने एरिया में, तो हमने अपने एरिया में पीछे हाउसिंग बोर्ड में, आप देख लीजिएगा उसको, तो एक पार्क हमने चुना था और उसको सारे बच्चों ने साफ़ किया और उसमें उन्होंने ट्राइबल पेंटिंग बनाई थी। फिर कलेक्टर सर को भेजा तो कलेक्टर सर बोले मैं मतलब एक्चुअल में यही चाहता था। फिर सर ने उसको आकर के हमारे यहाँ प्रोग्राम किया। उसी दिन हमारी एक पैडल पैंथर टीम बनी क्योंकि उन्हीं बच्चों ने वो पूरा साफ़ किया था और पेंटिंग्स भी उन्होंने की थी। लीड अतीशा ने किया था उस ग्रुप को और आज भी कर रही है। तो फिर हमको मुख्यमंत्री से ये सम्मान मिला, ये उसी स्वच्छता के लिए कलेक्टर सर ने फिर मुख्यमंत्री जी ने इनाम दिया था, प्रथम प्राइज़ मिला था मुझे। और इसके बाद पैडल पैंथर जो टीम है शहर में लगातार अवेयरनेस को लेकर के एक हम लोगों ने किया था, मॉब शो किया था जिसमें बच्चों ने कहीं पे भी जाकर के फ्लैश मॉब, जहाँ कहीं पे भी जाकर अचानक से म्यूज़िक बजेगा और वहाँ पे बच्चे डांस करेंगे और उनके पास एक छोटे छोटे से अवेयरनेस के पोस्टर होते हैं, तो उससे भी बच्चे करते हैं। कई सारे ऐसे कार्य जो अपने आप में अविस्मरणीय हैं जो आपके द्वारा और आपकी पूरी टीम के द्वारा किए गए हैं। अभी चूँकि कोरोना पीक में है, उसका अगर हम कहें कि दूसरी बार लौट के आया है और इस बार और ख़तरनाक स्थिति में है और पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, उसी कड़ी में रीवा के लोग भी जूझ रहे हैं। तो कोरोना को लेकर अभी आपकी समिति सायनांजलि समिति और आप लायंस क्लब की फाउंडर मेंबर हैं, तो
कोई कोरोना रथ के बारे में आप अभी जिक्र कर रही थी, क्या है उसकी? एक्चुअली एक कोरोना रथ जन जागरूकता को लेकर है, क्योंकि शासन प्रशासन कुछ भी कर ले, अगर लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तो कुछ भी मतलब नहीं है। हम लोगों ने अभी देखा स्वच्छता को लेकर के कलेक्टर सर ने काम कराया था, हमने पेंटिंग कराई है। पेंटिंग कराने के जस्ट 2 मिनट बाद ही लोगों ने उसमें थूकना शुरू कर दिया, यूरिन करना शुरू किया, और ये कोई बूढ़े व्यक्ति नहीं कर रहे थे, ये यंग जनरेशन कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जागरूकता और अवेयरनेस बड़ों से ज़्यादा बच्चों को है। इनको अभी फ्लाईओवर के ऊपर पेंटिंग हो रही है, आप देखेंगे लगातार बियर की बॉटल, और ये वहाँ पूरा गंदा करके आते हैं। तो ये युवा जनरेशन कर रही है, बुजुर्ग नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी युवाओं को जागरूक करने के लिए इसलिए हम लोगों ने छोटे छोटे कार्यक्रम कलेक्टर सर के माध्यम से करवा रहे हैं। जैसे अभी एक कोरोना रथ निकाल रहे हैं, जिसमें बच्चों को बताना है कि आपको बार बार हाथ धोने हैं, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको मास्क लगाना है, और आप अपनी सुरक्षा को आपको स्वयं करना है। बेहतर होगा कि हम लोग जितनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना से जीत जाएंगे। अभी हमारी बात रीवा शहर की दबंग लेडी, एक जो उनकी छाप है सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पूरे शहर में बनी हुई है, और जहाँ भी किसी के साथ अन्याय होता है, स्पेशली महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, तो खुलकर आगे आकर विरोध करती हैं। चूँकि वो सायनांजलि समिति की अध्यक्ष भी हैं और विद्या शिल्प एकेडमी की डायरेक्टर हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल है उनकी खुद की, और उन्होंने अपने स्कूल में एक ऐसी योजना चलाई है जो जिनके पिता नहीं हैं, जिन बच्चियों के पिता नहीं हैं, उनके लिए इन्होंने 8वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क, जो नीडी बच्चियां हैं जिनके पिता नहीं हैं और वास्तव में उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, तो उनके लिए निःशुल्क फ्री एजुकेशन देने का प्रोग्राम इन्होंने चलाया है। और लगातार कई ऐसे प्रोग्राम ये लेके आ रही हैं, और भविष्य में और भी हम उम्मीद करते हैं कि और ऐसी योजनाएं लेके आएंगी, और लगातार हम इनसे समय समय पर रूबरू कराते रहेंगे, और कुछ भी नई अपडेट्स होगी उनको लेकर हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।